गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 19 सितंबर 2025 है और जो भी कल न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे उसे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। करंट अफेयर्स को हम प्रिपेयर करेंगे और करंट अफेयर ऐसा प्रिपेयर करें जिससे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अगर आप सारी स्टोरी पढ़ ले रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटेंट नहीं पता, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा बीच का माध्यम यहाँ पे, ऐसा बीच का रास्ता निकाला गया जहाँ पे हम पहले एमसीक्यूज के स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनको बेसिस पर हम पूरे स्टैटिक टॉपिक को एनालिसिस करते हैं, पूरी न्यूज को एनालिसिस करते हैं। अभी एक दो एमसीक्यू आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, पहला एमसीक्यू किससे संबंध में है? हाथेई चिली के बारे में है। हाथेई चिली के बारे में जो एमसीक्यू है, तो अब थोड़ा सा जानना भी जरूरी है कि अभी हुआ क्या है। अभी 14th फेस्टिवल मनाया गया है, सिराखोंग फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? सिराराखोंग फेस्टिवल। सिराराखोंग फेस्टिवल। अब ये सिराराखोंग फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में मनाया जाता है। अब मणिपुर में जो सिराराखोंग फेस्टिवल मनाया जाता है, ये जो हथई मिर्च है इसके संबंध में मनाया जाता है। अभी जो मणिपुर की जो मिर्च है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग इसको मिला 2021 में, ठीक है ना। अब इसकी अलग खासियत होती है, एंटीऑक्सीडेंट फीचर्स होते हैं, विटामिन सी इसमें होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत पॉपुलर है। इसका जो डिस्टिंक्टिव कलर है, इसका जो टेस्ट है, इसका जो साइज है, उसके बेसिस पर। तो ये बात हो गई। अब ये कहाँ मनाया गया है, क्या है, ये तो आपको पता चल गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि अभी एक फेस्ट मनाया गया। आपको पता है कि भारत में एग्रीकल्चर से बहुत सारे फेस्ट मनाए जाते हैं, तो ये चिली के संबंध में है। अब ये जो चिली है, ये झूम कल्टीवेशन सिस्टम के थ्रू उगाई जाती है। झूम या स्लैश एंड बर्न अगर हम बात करें तो एक जगह है, पहले पेड़ पौधों को काट के जला दिया जाता है, वहां पे खेती की जाती है, फिर वहां से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहीं पे ये व्यवस्था फिर से करते हैं। तो इस तरह की एक जो व्यवस्था होती है झूम खेती बोला जाता है, ठीक है। तो ये काफी प्रचलित है, खासतौर पर ट्राइब्स में अगर हम देखें। अब हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देखें तो इट इज कल्टीवेटेड यूजिंग द ट्रेडिशनल झूम कल्टीवेशन मेथड मणिपुर हिली टेरेन। तो मणिपुर के पहाड़ी भूमि क्षेत्र में मनाया जाती है। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, हथेई चिली हैज वेरी एस्टा कलर वैल्यू इंडिकेटर पूरा। तो एस्टा क्या है? अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन। कौन सा? अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, उसके द्वारा इसे एक्सट्रीमली हाई कलर वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। तो ये लो कलर वैल्यू इसका नहीं है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। लेकिन अगर हम बात करें जीआई टैग की, जीआई टैग 2021 में दिया गया। अब जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार जीआई टैग के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। अब अगर हम बात करें तो 1999 में एक एक्ट आया था। 1999 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट को बोला जाता था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स एक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसी चीज किसी स्पेसिफिक एरिया में बनती है, या उसका उत्पादन होता है, या हैंडीक्राफ्ट है, फूड स्टफ है, प्रोडक्ट है, उसको क्या किया जाए, या कोई ड्रिंक है, तो उसको जीआई टैग दिया जाएगा। और ये जो जीआई टैग होता है, इसका टाइमलाइन कितने साल का होता है? 10 साल का होता है। 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगर हम बात करें, भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हाल में दिया, जैसे कापागंडा सॉल है, लांजी सौरा पेंटिंग है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग भारत में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली, और इसको भी 2021 में जीआई टैग मिला था। तो ये सारी बातें आपने देख ली, तो ओनली वन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में अगर हम बात करें तो जो भारत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड है, डीपीआईआईटी, तो वो क्या करता है, इस संबंध में मामला देखता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी क्या हुआ, रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है उसको पब्लिश किया गया 2025। अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक, हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स ये प्रिपेयर करता है। उसने कहा कि जो आर&डी है, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, उस पर जो ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी का जो खर्च होना चाहिए, वो 2.9 था, उससे घट के 2.3 हो गया। अर्थात आर&डी पर अब जो देश है वो कम खर्च कर रहे हैं। ये जो इंडेक्स है बताता है किसी देश कितना सफल हुआ इनोवेशन में, कितना सफल हुआ, कितनी उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली बार अगर हम बात करें तो इसको 2007 में लॉन्च किया गया था, किसको? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। बाद में वर्तमान में ग्लोबल बेंचमार्क की तरह ये काम करता है। अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अब इसको पब्लिश किया जाता है वीपो के द्वारा, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे देख ली। अब इस बार के इंडेक्स में क्या ऐसा खास है, ठीक है। इस बार के इंडेक्स में क्या ऐसा खास है, तो आप देखेंगे कि टॉप 5 जो इनोवेटर्स रहे हैं, टॉप 5 में अगर हम बात करें तो वही देश में, जिसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है। फर्स्ट पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। उसके बाद स्वीडन है सेकंड पे, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट है, फोर्थ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, और फिफ्थ पे सिंगापुर। मतलब क्या, फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया,
और फिफ्थ पे है सिंगापुर, ये उसने बताया। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट बताया इसने, न्यू राइजिंग कंट्रीज कुछ निकल के सामने आ रही हैं, जैसे चाइना है। तो चाइना ने अभी क्या किया है कि जो टॉप 10 कंट्रीज है इनोवेशन करने वाली, उसमें चाइना पहली बार शामिल हुआ है। तो ये अच्छी बात है चाइना के दृष्टिकोण से, ठीक है। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो भारत का जो प्लेस है इसमें 38 है, भारत का प्लेस है 139 देशों में, भारत की रैंक 38 है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये देख लिया अपना स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है, स्विट्जरलैंड हैज द रैंक फर्स्ट इन द 15th कंसेक्यूटिव ईयर इन जीआई टैग। स्विट्जरलैंड 15वीं बार फर्स्ट रैंक पर है। दूसरा, इंडिया अपीयर अमंग द टॉप 5 इनोवेशन कंट्रीज। तो ये बात तो यहाँ पे गलत हो जाती है, टॉप 5 में भारत है ही नहीं, है ना। टॉप 5 तो आपने देख लिए, तो ओनली वन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्राफ्ट सिविल जो एविएशन होता है उसके संबंध में। अब क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन है ना, उसने कुछ अभी एक बिल लेके आया है। ये बिल किसके संबंध में, कि जो ड्रोन वगैरह की जो पॉलिसी है उसके संबंध में यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि ड्रोन संबंधी जो गतिविधियां बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं इससे खतरा भी बढ़ जाता है। इस संबंध में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्राफ्ट लेके आया है। अब इस ड्राफ्ट में क्या है, अगर हम बात करें, अब एक तो आप ये जान लीजिए कि जो इसके संबंध में जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर, उसे बोला जाता है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये प्राइमरी रेगुलेटर अथॉरिटी है, खासतौर पर उड़ान संबंधी मामलों में। अब ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात होती है कि कोई भी ड्रोन अगर है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें बात होती है कि ये जो कानून है कवर करेगा किसको, ये जो कानून है ये कवर करेगा इंडिविजुअल ड्रोन, अगर किसी का पर्सनल ड्रोन है, ऑनरशिप है, ऑपरेशन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, ठीक है। ये सभी प्रकार के जो ड्रोन के संबंध में काम कर रहे हैं उनको एक तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरा, इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, किनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, जो खासतौर पे आर्म फोर्सेस हैं उनको एक्सक्लूड किया गया। तो आर्म फोर्सेस के संबंध में ये लागू नहीं होगा, उनके लिए अलग व्यवस्था है, ठीक है ना। उनके संबंध में भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो प्राइवेट ड्रोन्स होते हैं उनके संबंध में यहाँ पे रेगुलेटरी जारी की गई है, ठीक है। आगे हम देखें तो डीजीसीए के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे पर्पस क्या है कि सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स कंपलसरी करना। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर और असेंबल ऑफर ऑफ सेल ट्रांसफर कॉस्ट ट्रांसफर। तो ये सारी बातें यहाँ पे करता है। तो कंपलसरी इंश्योरेंस की बात करता है, यहाँ पे इंश्योरेंस होना चाहिए। डिजिटल स्काई जो जोन रिटेन होता है और खासतौर पे बहुत सारे एरिया को प्रोहिबिट भी करता है। इसके अलावा ये अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उड़ाता है तो 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें क्या है, प्रोविजन यहाँ पे किए गए हैं, पनिशमेंट भी किए गए हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें एमसीक्यू क्या कह रहा है कि मैंडेटरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर ऑल सिविल ड्रोन। तो ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा, लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफ ड्रोन इशू। तो क्या लाइफ टाइम वैलिडिटी दी गई है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी नहीं दी गई है, कुछ साल या कुछ समय तक के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी। अभी मुझे एक्जेक्टली याद नहीं आ रहा है कितने टाइम तक इसकी वैलिडिटी है, लेकिन हाँ इसकी वैलिडिटी कुछ समय के लिए दी गई, लाइफ टाइम तक के लिए नहीं, इतना तो यहाँ पे श्योर है। तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, विच फीचर आर द पार्ट ऑफ द पीएम मित्रा पार्क इनिशिएटिव। अब पीएम मित्रा पार्क इनिशिएटिव है क्या, तो देखो प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन रखी थी, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड, क्या प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड क्या इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल, इसे पीएम मित्रा बोला गया था। तो मध्य प्रदेश की जो धार जिला है वहां पे इसकी नींव रखी गई थी। इसका पर्पज क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना। अब यहाँ पे बात होती मेगा पार्क की, जो लगभग 1000 एकड़ या उससे ज्यादा के एरिया में फैले होंगे, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया जाएगा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर का, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसे देखेगी। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज क्या है 5F। 5F का मतलब क्या, फार्म से फाइबर बनना चाहिए, फाइबर जो है फैक्ट्री में जाना चाहिए, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन अर्थात एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पे पर्पज है पीएम मित्रा स्कीम्स का, जिसमें प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाए जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब 7 पीएम मित्रा जो पार्क है इनको मंजूरी दी गई है। जो 7 पीएम मित्रा पार्क इनको मंजूरी कहाँ का दी गई है, तमिलनाडु में दी गई है, तेलंगाना में दी गई है, गुजरात में दी गई है, कर्नाटका में दी गई है, मध्य प्रदेश में दी गई है, उत्तर प्रदेश में दी गई है और महाराष्ट्र में दी गई है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे पीएम मित्रा पार्क की मंजूरी दी गई है। अब ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है,
ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन फ्रॉम द गारमेंट प्रोडक्शन अंडर द वन रूफ, एक रूफ के अंदर सारा गारमेंट प्रोडक्शन, ये बात सही है। दूसरा, एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट फंडिंग विदाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्वमेंट, तो कंप्लीटली गवर्नमेंट फंड कर रही है, पीपीपी पार्टनरशिप इसमें नहीं है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, पीपीपी पार्टनरशिप यहाँ पे है, तो ओनली वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो राजस्व जो खुफिया निदेशालय है उसके संबंध में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है, जो ये डीआरआई है, इसका ऑपरेशन क्या चल रहा है, इसका ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन वीड आउट, ऑपरेशन वीड आउट। हाल में क्या हुआ, जो गांजा है वो पकड़ा गया 39 किलो के आसपास, कहाँ पे, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है मुंबई, वहां पे पकड़ा गया। तो अब ये क्या, ये जो संस्था है ये बात कर रही, इस तरह के जो मामले हैं खत्म होने चाहिए और तस्करी बंद होनी चाहिए। इसको बनाया गया था, डीआरआई जो संस्था उसको बनाया गया था 1957 में, एपेक्स बॉडी है खासतौर पे स्मगलिंग को रोकने के लिए, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और किसके अंतर्गत कार्य करती है, सीबीआईसी के अंतर्गत काम करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंतर्गत काम करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत आता है। ये बात हो गई। अब ये जो डीआरआई है वो क्या करता है, कस्टम एक्ट को क्या करता है, इन्फोर्स करता है। कस्टम एक्ट जो बना था 1962, उसको यहाँ पे वो कर इम्पोर्ट करता है। ओवर 50th ओवर अलाइड एक्ट, तो अगर हम इसके बात करें, इसके अलावा जो बहुत सारे एक्ट हैं, चाहे आर्म्स एक्ट हो, एनडीपीएस एक्ट हो, कॉफी पोस्ट एक्ट हो, वाइल्ड लाइफ एक्ट हो, इन सब के भी जो अगर बात करें तो इलीगल जो ट्रेड होता है इसको भी ये काउंटर करता है। ठीक है, ये डिटेक्ट करता है, कर्ब करता है स्मगलिंग को, खासतौर पर अगर हम देखें ट्रैफिकिंग को, तो इस संबंध में एक अच्छी अथॉरिटी भारत में देखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि डीआरआई इज प्राइमरली एजेंसी फॉर एंटी स्मगलिंग इन्फोर्स इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो बड़े करेक्ट यहाँ पे है। दूसरा, इट ओनली ऑपरेट विद इन इंडियाज बॉर्डर विदाउट एनी इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो भारतीय सीमाओं के भीतर कार्य करता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शामिल, तो ऐसी बात नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय इलीगल जो चीज़ें ट्रेड होती है उसके संबंध में ये काम करता है, कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, जिससे इंटरनेशनली जो इलीगल ट्रेड होता है ना उसको रोका जा सके। 60 से ज़्यादा देशों के साथ ये बेहतर कोऑर्डिनेशन करता है। तो स्टेटमेंट दूसरा इनकरेक्ट है, पहला यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द एनटीसीए, एनटीसीए के संबंध में सही स्टेटमेंट आपको बताना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब जो एनटीसीए एक तरह की स्टैच्यूरी बॉडी है, कैसी बॉडी, स्टैच्यूरी बॉडी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। कब बनाया गया था एनटीसीए को, 2006 में बनाया गया था सर। किस एक्ट के अंतर्गत, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। तो ये तो बात हो गई एनटीसीए के बारे में। स्टेटमेंट क्या है, इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सही है। एनटीसीए ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट एक्सक्लूसिवली, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको एक्सक्लूसिवली देखता, देखिए ये एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये अगर हम बात एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट एलिफेंट बस को नहीं देखता, प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनको भी ये देखता है। अब ये जो अगर हम बात करें, ये जो क्या एनटीसीए है, इसका पर्पज क्या है कि प्रोवाइड करना स्टैच्यूरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करना। अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सॉरी सेंट्रल सेक्टर नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा यह जो एनटीसीए है ओवरसाइट प्रदान करता है किसको, पार्लियामेंट को, क्या सिचुएशन है अभी, साथ ही अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कि जो टाइगर रिजर्व है उनको बेहतर तरीके से मैनेज करें। अब अगर हम बात करें एनटीसीए को कंपोजिट किया जाता है, एनटीसी में अगर हम बात करें जो चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन होता है कौन, मिनिस्टर, जो पर्यावरण मंत्री होता है उसका चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयर कौन होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, कहाँ पे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, इसके वाइस चेयरपर्सन। इसके अलावा 3 और मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, तथा सेक्रेटरी होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जो एनटीसी है ना, इसको पावर कहाँ से मिलती है, तो एनटीसी जो है इसको पावर मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। कहाँ से मिलती है पावर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। एनटीसी को पावर मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है, जिसको बाद में अमेंडमेंट किया गया था 2006 में भी, ठीक है। और जहाँ पे टाइगर जो कंजर्वेशन प्लान है उसको क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था, ठीक है। आगे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में 2006 में बनाया गया था, रिप्रेस करता है यूएन कमीशन को ऑन ह्यूमन राइट। तो जो यूएन का मानवाधिकार आयोग उसको प्रतिस्थापित करता है, 193 सदस्य हैं, सभी यूएन के सदस्य इसमें शामिल है। देखिए यही तो बात यहाँ पे गलत है, इसको 2006 में तो बनाया गया, 15 मार्च 2006 में बनाया गया, और इसने रिप्लेस किया, ये तो बात सही है, और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर। लेकिन इसमें सदस्य की बात करें केवल 47 सदस्य हैं, सभी देश इसमें सदस्य नहीं है। द काउंसिल जो है मेंबरशिप बेस्ड करती है इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। ये इन्वेस्टिगेट करती है अलीगल जो ब्रीच होता है ह्यूमन राइट्स के, जो वायलेशन होता है उसको यहाँ पे
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है रिगार्डिंग द बीमा सुगम के बारे में। इट इज डिजाइंड एज अ यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। यह भारत के बीमा क्षेत्र के लिए एकीकृत डिजिटल मार्केट प्लेस के रूप में तैयार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इट स्पेसिफिकली कैटर्स ओनली टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। विशेष रूप से केवल स्वास्थ्य बीमा को कवरेज देता है। अब इसमें कौन सा सही आपको बताना है। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको इरडाई बोला जाता है, उसने क्या किया है, ऑफिशियली अनाउंस किया है किसको, बीमा सुगम पोर्टल को, बीमा सुगम पोर्टल को। अब ये अगर हम बात करें बीमा सुगम पोर्टल, एक तरह का यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस होगा इंश्योरेंस के लिए। तो एकीकृत एक डिजिटल बाजार होगा जो डिजाइन किया गया है, जहां पे सारे इंश्योरेंस को लाया जाएगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म में। और ये किसके द्वारा बैक किया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जीआईसी, एलआईसी, जीआईसी द्वारा इसको क्या किया जाएगा, बैक किया जाएगा। अब इसके फीचर्स क्या, ये हेल्प करेगा यूजर्स को, क्या हेल्प करेगा, कौन सा बीमा आपको खरीदना है, क्या आपको सेल करना है, सेलर्स की हेल्प करेगा, सर्विसेज की हेल्प करेगा, बीमा को रिन्यू करने में हेल्प करेगा, मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे काम यहाँ पे करेगा। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस, तो बहुत सारी चीजें इसके संबंध में की जाएगी। ठीक, अगर हम बात करें इरडाई की, तो 1999 में इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक, अब यहाँ पे जो बात करें केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है, दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये बात यहाँ पे गलत है। हालांकि यूनिफाइड किया जा रहा है पोर्टल को, लेकिन केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, वेरियस सेक्टर को यहाँ पे कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्यों बढ़ेंगे कि रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, डिफेंड किया है कतर के सॉवरेनिटी को यूएनएचएसआरसी में। अब अगर हम बात करें रिसेंट में भी क्या हुआ ना कि इजराइल ने अटैक किया किसके ऊपर, कतर की राजधानी दोहा पे अटैक कर दिया। तो उसके बाद बहुत सारा मामला यहाँ पे खुला, और यहाँ पे बात हो रही है कि इस्लामिक नाटो बनाए जाने की, जहाँ पे अभी शुरुआत भी हो गई। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया है, एक एक्ट साइन किया है, जहाँ पे एक दूसरे के सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में वो काम करेंगे। अब ये जो एक्ट है कतर का, अगर हम बात करें, इट बिकम फुली इंडिपेंडेंट इन 1971, जैसे 1971 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इट शेयर्ड ए लैंड बॉर्डर विथ यूएई। तो यूएई जो होता है उसके साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ये बात यहाँ पे गलत है। दूसरा, अगर हम बात करें कतर के बारे में, तो ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, तो ये तो आपको पता होगा। और इसका टोटल एरिया है 11,586 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये शेयर करता है लैंड बॉर्डर, सोल लैंड बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरेबिया से क्या करता है, ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसकी कैपिटल कौन सी है, दोहा, अरेबिक लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। और इसकी करेंसी कौन सी है, रियाल है, करेंसी कौन सी है, रियाल। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो इसकी स्थलीय सीमा यूएई से, दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल वन यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट फैक्ट अबाउट द जापानीज इंसेफ्लाइटिस। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया है कि जो इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ जापानी इंसेफ्लाइटिस, तो अगर हम बात करें तो ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है, इसके संबंध में, इट इज द वायरल जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द मॉस्किटो ऑफ सिलक जीनस। सिलक जीनस प्रजाति के मच्छरों से फैलता है मानव में। सही है, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस व्यक्ति से व्यक्ति में श्वसन बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, अब इसका जो ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है वो नहीं होता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिए, कॉमनली एशिया वाले रीजन में पाया जाता है, खासतौर पे मानसून के समय में इसको देखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताइए, मिलते हैं, धन्यवाद।